नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है गाजीपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दरअसल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन किसानों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आंदोलन को लेकर कुछ टिप्पणी की। इन सब के बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से किसानों और किसान नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल, किसानों और बीजेपी समर्थकों में दे दनादन। अमित वाल्मीकि की कार के तोड़े शीशे, दोनों गुटों में हुई जमकर मारपीट। यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी समर्थकों में आज जमकर बवाल हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि नियुक्ति के बाद पहली बार गाजियाबाद आ रहे थे। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली से आते वक्त बीजेपी कार्यकर्ता वहां उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। जैसे उनका काफिला वहां पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने स्वागत करना शुरू कर दिया। आरोप है कि दूसरी तरफ से किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। आज गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिल करके इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और इनका पहला करैक्टर भी आपने देखा होगा, जमीन कब्जाने से लेकर के राष्ट्र विरोधी इनकी गतिविधियां रही हैं। दोनों पक्षों में काफी देर तक बवाल होता रहा। लाठी डंडों से लैश किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। दोनों पक्ष में काफी देर तक तनातनी जारी रही। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए। झंडे लगा उनके लोगों ने यहाँ पार यहाँ पे आए, उन्होंने मारपीट करी, झंडे ले काले झंडे इस तरह किया। तो सर कौन लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई? जानकारी पुलिस प्रशासन। लेकिन सर पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर सतर्क रहता है, 24 घंटे यहाँ पुलिस रहती है, तो उस टाइम पुलिस कहाँ पर थी? पुलिस ठीक तो दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस महज तमाशबीन बनी रही। किसान लगातार 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन आज कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों पर हमला किया जाता है, तकरार किया जाता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, जिसमें किसान आहत भी हुए हैं और किसानों को चोटें भी आई है। बलिया से मैं प्रिया राणा। तो गाजीपुर बॉर्डर की हमने आपको तस्वीर दिखाई। आपने देखा किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच लाठी डंडे चले। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन बीच बचाव या उनको रोकने की कोशिश पुलिस ने नहीं की। अब खबर है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल ट्विटर पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं। आज भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, लेकिन वो जो ट्वीट है वो बहुत ही तल्ख अंदाज में है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और सपा के बीच किस तरह से आरोपों का दौर चल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, लेकिन जो ये ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2022 में यूपी में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। इस ट्वीट के तमाम मायने हैं, समझाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव की लोकतांत्रिक क्रांति, सूबे में क्या दिखा पाएगी नई राजनीति? सपा बीजेपी के रिश्तों में बड़ी तल्खी, 2022 में क्या लिखी जाएगी नई कहानी? यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने हुए हैं।
इनमें से 21 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। निर्विरोध चुने जाने के मामले में सपा ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। पिछले 4.5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के काम नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। आज किसान सड़कों पे है, महिलाएं उत्पीड़ित हैं, उनके साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। बेरोजगारी अपनी पूरी चरम सीमा 46 साल की रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। डीजल, पेट्रोल, गैस कहाँ पहुँच गया। खाने का तेल 200 रुपये लीटर मिल रहा है। कानून व्यवस्था, हत्या, लूट, बलात्कार आम बात हो गई है। अपहरण हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है और प्रदेश चलाना नहीं जानती है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सपा निश्चिंत थी, लेकिन जब कई जिलों में मामला पलटा तो आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। कई जिलों में सपा के उम्मीदवारों का नामांकन ही नहीं हो पाया। बात यहीं तक रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन जब बीजेपी के पक्ष में ज्यादा उम्मीदवार जीते तो सरकार की नीतियों की जीत बताने में बीजेपी ने देर नहीं की। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जंगल राज का सफाया किया था। आज उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर सभी खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश से गुंडा राज का सफाया हुआ है, प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया हुआ है। अब पुनः 2022 के चुनाव में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज बनाया था, वो अगर कोई सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को पुनः राजनीतिक स्पेस देने वाली नहीं है। फिलहाल यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सपा, बसपा, बीजेपी समेत सभी दल अपने अपने बयानों से जनता के दिलों को जीतने में लग गए हैं। शह और मात के इस खेल में सभी राजनीतिक दल बयानों के जरिए अपना अपना दांव खेलने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जो ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से कहीं ना कहीं नाराजगी है और एक तल्खी भी, वो लगातार बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति विधानसभा चुनाव को देखते हुए पल पल करवटें बदल रही है। जो तमाम छोटे बड़े दल हैं वो तो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन तमाम दावे भी उन दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान सामने आया। उन्होंने एक जाति कार्ड खेला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो उत्तर प्रदेश को 5 सीएम दिए जाएंगे, सीएम हर जाति का होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे क्या है पूरा मामला। 2022 चुनाव पर है सबकी नजर। क्या चमत्कार दिखा पाएंगे राजभर? सभी जातियों का कार्ड कितना आएगा काम? क्या पूरा हो पाएगा हसीन सपनों का ख्वाब? यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। सभी दल अपने अपने तरीके से पासा फेंक रहे हैं और चुनावी बिसात पर मोहरे फिट करने में लगे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी में सबसे आगे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। भागीदारी भी ऐसी कि जातियों के अंक गणित में गुणा भाग करके नतीजे निकालने में लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मोर्चे की सरकार बनने पर 5 साल में सभी जातियों का सीएम होगा।
है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। चुनाव आया तो सबको आरक्षण की याद आने लगी। दलितों, पिछड़ों के वोट पर अपना एकाधिकार समझने वाले नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हुआ तो इसमें बीएसपी, एसपी समेत सभी को राजनीति दिखने लगी। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी सरकार SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म करेगी, इनको न्याय नहीं देगी। बीजेपी सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए महापुरुषों को याद करती है, उनके वंशजों को जब हिस्सा देना होता है तो भूल जाती है। भाजपा सरकार बताए कि 4.5 साल में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर पाई। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजभर मुंगेरी लाल के सपने ना देखें, यूपी की जनता इन दलों के दलदल में नहीं फंसेगी। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है, और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। जाहिर है 2022 का विधानसभा चुनाव छोटे छोटे दलों के लिए अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है। ये दल अपने बयानों से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मामला वोट में तब्दील हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी और भी सामने आएंगी, जो और तमाम तरह के वादे करेंगी, लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबर है उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर, जिस तरह से हमने देखा डीजीपी को लेकर जो रस्साकशी है वो अभी भी जारी है, लेकिन आज हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो गए हैं और जो उनका चार्ज है वो सौंप दिया गया है प्रशांत कुमार ADG को। लेकिन इन सब के बीच जो डीजीपी के नाम में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो मुकुल गोयल का है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। यूपी के डीजीपी SC अवस्थी बुधवार को रिटायर हो गए। नए डीजीपी की घोषणा होने तक ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज दिया गया है। हालांकि यूपी का नया डीजीपी कौन होगा, इसे लेकर कई वरिष्ठ IPS के नाम लिस्ट में दौड़ रहे हैं। यूपी के डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार की शाम प्रदेश सरकार को भेज दिया। मुख्य सचिव RK तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की मौजूदगी में हुई बैठक में 3 नाम तय किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से केंद्र में तैनात नासिर कमाल, BSF के ADG मुकुल गोयल, EOW के DG RP सिंह का नाम है। बैठक में 1986 बैच के नासिर कमाल, 1987 बैच के मुकुल गोयल और 1987 बैच के ही RP सिंह के नामों पर सहमति बनी। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बात करें तो उनकी गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। ADG लॉ एंड ऑर्डर बनने से पहले प्रशांत कुमार करीब 3 साल तक मेरठ जोन के ADG थे। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में ही हुए। वे मेरठ रेंज में 2007 में DIG के पद पर तैनात रह चुके हैं। प्रशांत कुमार भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी और सहारनपुर जिलों में पुलिस कप्तान रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब खबर है मेरठ से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ के महावीरा हॉस्पिटल के मालिक यशपाल सिंह की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरठ में 3 दिन में ये तीसरी हत्या की वारदात है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। रिपोर्ट देखिए।
मेरठ में 3 दिन में 3 मर्डर। बेखौफ बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती। महावीरा हॉस्पिटल के मालिक को बनाया निशाना। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। मेरठ में बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में 3 हत्याएं हो गई है और पुलिस अभी तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। ताजा मामला टीपी नगर का है, जहां बदमाशों ने मंगलवार रात महावीरा हॉस्पिटल के मालिक 82 साल के यशपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने यशपाल को सोते समय मुंह में गोली मारी। मेरठ में 3 दिनों के अंदर तीसरी वारदात होने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। लगभग 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि जिनका धर्म काटा था टीपी नगर में मलियाना चौकी के पास में, और रात्रि में वो उसी धर्म काटे बने हुए कमरे में रहते थे। आज रात्रि में किसी समय जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। उनके 4 पुत्र हैं, जिनमें से एक ने ये गिरफ्तार कराया है। दरअसल टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर निवासी यशपाल सिंह अपने हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर बने धर्म कांटे पर सोए हुए थे। तभी देर रात अज्ञात हमलावरों ने यशपाल सिंह को गोली मार दी, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार तड़के जब परिवार के सदस्य पहुंचे तब मामले का पता चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। अज्ञात डॉग स्क्वाड, किडनैपिंग स्क्वाड, हमारी फोरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर गई थी। हम सभी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन भी किया। जल्दी से जल्दी इस घटना का बनाव करें। नहीं, इस तरह का विवाद के सामने नहीं आया है। कुछ फुटेज वगैरह देखी गई है, कुछ तात्कालिक कुछ चीजें मिली हैं और सभी एंगल से हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हम इसकी परीक्षण करेंगे और इस घटना का नाम करेंगे। हालांकि परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। ऐसे में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों से जानकारी ली जा रही है। 82 साल के बुजुर्ग की हत्या के बाद क्राइम सीन देखकर पुलिस यह मान रही है कि हत्यारों का मुख्य उद्देश्य यशपाल सिंह की जान लेना ही था। कातिल एक हो या एक से ज्यादा रहे हों, लेकिन उन्होंने देर रात ऐसा मौका तलाशा जहां उनको पहले से ही पता था कि यशपाल सिंह हर रोज रात में धर्म कांटे पर ही सोते हैं। लेकिन मेरठ में 3 बड़ी वारदात होने के बाद पुलिस पर कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो महावीरा हॉस्पिटल के मालिक की हत्या ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बदमाशों का खौफ नहीं, पुलिस का खौफ बदमाशों पर नहीं रहा, ये बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन देखना होगा इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब होगी। अब खबर है अयोध्या से, जहां पर हनुमानगढ़ी में लड्डू प्रसाद को लेकर बवाल मच गया। हनुमानगढ़ी के जो पुजारी और महंत हैं वो प्रसाद को लेकर आमने सामने आ गए और बात इतनी बढ़ गई कि दुकानदार भी इस मामले पर, उनको भी लपेट लिया गया। आनन फानन में जो मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर, उसको बंद करवाना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुजारी और महंत को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और बाद में मंदिर को खुलवा दिया गया। रिपोर्ट देखिए क्या था मामला। अयोध्या में लड्डू को लेकर बवाल, महंत और पुजारियों में तनातनी। लड्डू के भोग को लेकर 2 गुट में बटे संत। संतों ने प्रसाद की दुकानों पर किया हंगामा। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी मंदिर में लड्डू चढ़ाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। हनुमानगढ़ी पर लड्डू चढ़ाए जाने के विरोध में महंत और मंदिर के पुजारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद नाराज महंत ने मंदिर में ताला लगवा दिया। दरअसल नागा संतों का कहना था कि मंदिर में पुराना प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जिस पर नागा संत बाजार में व्यापारी को समझाने गए। विवाद बढ़ा और झड़प में कई दुकानों के लड्डुओं को फेंक दिया गया। लड्डू फेंके जाने के बाद नाराज व्यापारियों ने सभी दुकानें बंद करवा दी। 10:30 बजे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के व्यापारी अपना प्रसाद बेच रहे थे। तभी गौरी शंकर दास के नेतृत्व में 8-10 साधु आए। व्यापारियों का दुकान पे चढ़ के उनको मारा पीटा, प्रसाद फेंका।
और जो दुकानदारी किए तो उसका पैसा भी कुछ साधु पीछे थे उठा लिए, लेकिन व्यापारी अनभिज्ञ थे। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हनुमानगढ़ी के गद्दीशीन महंत की इच्छा थी कि प्रसाद चढ़ाया जाए, पर पुजारियों का कहना था कि प्रशासन ने कोरोना काल में प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा रखी है, जिससे नाराज महंत ने हनुमानगढ़ी मंदिर में ताला जड़ दिया। मंदिर के बंद होने से श्रद्धालु उग्र हो गए। अयोध्या प्रशासन ने सूचना के बाद महंत और पुजारियों में समझौता कराकर मंदिर खुलवा दिया। सड़ा हुआ लड्डू, सड़ा हुआ प्रसाद बेच रहे हैं और उसके बाद में बदमाशी कर रहे हैं। महाराज जी, लेकिन आप यहाँ गद्दी नसीन ने ये कहा हुआ है कि प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद पुजारी ने कहा कि प्रसाद नहीं, उसमें किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है, प्रसाद चढ़ रहा है। तो इसके बाद व्यापारियों का एक लड्डू सब फेंक दिया गया। कोई लड्डू नहीं फेंका गया। व्यापारियों से कहा गया कि आप इस लड्डू को हटा दीजिए। ये सब झूठी बातें हैं और झूठा प्रपंच कर रहे हैं और ये गलत आरोप है। फिलहाल तो अयोध्या में माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन सतर्क है और संवेदनशील। मामले को देखते हुए सभी पक्षों को समझाने बुझाने में लगा है। तो देखा आपने किस तरह से प्रसाद को लेकर बवाल मच गया। दरअसल जो महंत थे वो ये कह रहे थे कि ये प्रसाद काफ़ी पुराना है, इसको फेंकवा दीजिए, नया प्रसाद जो दुकानों में है वो रखवाया जाए, ताकि ये प्रसाद अगर किसी को दिया जाए तो उनके हेल्थ से कोई खिलवाड़ ना हो। ये दरअसल इसका मेन मुद्दा था। तो न्यूज़ रूम लाइव की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।